1 साल, पूरे साल भर में, पूरे साल भर में अगर आप 40 लाख को क्रॉस कर लेते हो। अब कई बार ऐसा भी होता है साल भर का नहीं होके, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने आज व्यापार शुरू किया, 24 मई 2024 को अपना व्यापार शुरू किया, तो आज शुरू किया तो आज तो आपने माल बेचा नहीं, चलो बेचा भी तो कोई एक साथ आपने बेचा नहीं होगा, धीरे धीरे आप माल बेचते गए, माल बेचते गए, माल बेचते गए, माल बेचते गए। 30 जून 2024 तक आपने टोटल जो माल बेचा उसमें 40 लाख आप क्रॉस कर गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 29 जून 2024 को आपने 39 लाख रुपए का माल बेच चुके थे और 30 जून को आपने 3 लाख रुपए का माल और बेचा, तो टोटल कितने हो गए 42 लाख, यानी 40 लाख को आप क्रॉस कर गए। तो अब 30 जून को आप क्या हो गए, जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आपको क्या हो गया, ज़रूरी हो गया। अब आपको 30 जून के बाद में 30 दिन का समय होता है, इसमें 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। हाँ, वॉलेंट्री भी आप करा सकते हैं अपनी इच्छा से, ज़रूरी नहीं है कि आपका सेल आए आप तभी रजिस्ट्रेशन कराएं, आप बिना सेल के भी रजिस्ट्रेशन, मैं चाहूँ तो 24 मई को ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, भले मैंने माल नहीं बेचा। वॉलेंट्री अपनी इच्छा से भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप माल ही बेचो। उतार लिया। चलो अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप लोग बताना रजिस्ट्रेशन कराएगा कि नहीं कराएगा। ए है, एक काम करते हैं, इस एग्जांपल से पहले एक चीज़ और समझो आप लोग। ये तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अब कराना पड़ेगा। तो जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो जीएसटी में स्कीम होती है। जीएसटी में क्या होती है, स्कीम। हर जगह की एक स्कीम होती है कि ये स्कीम है, वो स्कीम है। तो जीएसटी में 2 स्कीम होती है। एक स्कीम होती है रेगुलर, क्या होती है, रेगुलर स्कीम, और एक होती है कंपोजिशन। एक क्या होती है, कंपोजिशन। अब इसको हिंदी नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आपको, क्या, कंपोजिशन। तो 2 तरह की स्कीम होती है जीएसटी में, एक होती है रेगुलर और एक होती है कंपोजिशन। ठीक है, तो ये जो रेगुलर स्कीम है इसमें आप कब आते हैं और कंपोजिशन स्कीम है इसमें आप कब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अब जो कंपोजिशन स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम का और रेगुलर स्कीम के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, पहले मैं वो लिखा देता हूँ, फिर समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके नीचे सबसे पहले रेगुलर स्कीम के फ़ायदे लिखो, नोट करो पहले, ये पहले लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ।
अब लिखो रेगुलर स्कीम फायदे, फायदे। लिखो इस स्कीम के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत भारत में कहीं भी, भारत में कहीं भी माल बेचा जा सकता है, भारत में कहीं भी माल बेचा जा सकता है। दूसरा लिखो इस स्कीम के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन व्यापार किया जा सकता है, ऑनलाइन व्यापार, ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है। तीसरा लिखो इस स्कीम के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत परचेज के ऊपर चुकाए गए टैक्स का फ़ायदा मिल जाएगा, परचेज के ऊपर चुकाए गए टैक्स का, इस स्कीम के अंतर्गत परचेज के ऊपर चुकाए गए टैक्स का फ़ायदा मिल जाएगा। देखो इसी के नीचे इस स्कीम के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत माल बेचने पर कस्टमर से, इस स्कीम के अंतर्गत माल बेचने पर कस्टमर से जीएसटी लिया जाएगा, जीएसटी लिया जाएगा। ये तो हो गए इसके फ़ायदे। इसके नुकसान लिखो, एक लाइन छोड़ो। नुकसान वैसे कुछ भी नहीं है तो फिर भी लिख लो नुकसान। इस स्कीम के अंतर्गत हर महीने, हर महीने जीएसटी की रिटर्न, जीएसटी की रिटर्न, RETURN, जीएसटी की रिटर्न जमा कराई जाती है, जीएसटी की रिटर्न जमा कराई जाती है। और हर महीने, और हर महीने भारत सरकार को जीएसटी जमा कराया जाता है, और हर महीने भारत सरकार को जीएसटी जमा कराया जाता है। ठीक है, बस ये है कि इसमें हर महीने टैक्स जमा कराना पड़ता है। नुकसान के नाम पे यही है। उधर आ जाओ कंपोजिशन स्कीम पे। पहले फ़ायदे से पहले एक लाइन लिखो इसमें। कंपोजिशन स्कीम में वही व्यापारी आएगा, कंपोजिशन स्कीम में वही व्यापारी आएगा जिसका पिछले वर्ष, जिसका पिछले वर्ष टर्नओवर, ये लिखा है ना टर्नओवर और सेल्स, जिसका पिछले वर्ष टर्नओवर, TURNOVER, टर्नओवर ऑब्लिक करके लिख लो सेल्स 1.5 करोड़ रुपए तक हो, जिसका पिछले वर्ष टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक हो। ठीक है, अब इसमें फ़ायदे लिखो। इस स्कीम के अंतर्गत
इस स्कीम के अंतर्गत हर 3 महीने में जीएसटी की रिटर्न जमा कराई जाती है। हर 3 महीने में जीएसटी की रिटर्न जमा कराई जाती है। और टैक्स भी हर 3 माह में ही जमा कराया जाता है। और टैक्स भी हर 3 माह में ही जमा कराया जाता है। अशोक, अंदर का फ़ैन चल रहा होगा और वो बंद करिए, और इधर का चल रहा होगा वो करिए। रात जाए वो सब जगह चला के चला जाता है। ठीक है, नुकसान लिखो अब इसके यहाँ, बस फ़ायदा एक ही है, नुकसान ज़्यादा है। देखिए नुकसान, इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के बाहर माल बेचा नहीं जा सकता। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के बाहर माल बेचा नहीं जा सकता। राज्य के बाहर माल बेचा नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट लिखो, इस स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन व्यापार नहीं किया जा सकता। इस स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन व्यापार नहीं किया जा सकता। अगला लिखो, इस स्कीम के अंतर्गत कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट या कस्टमर से जीएसटी नहीं लिया जाएगा। कस्टमर से जीएसटी नहीं लिया जाएगा। अगला लिखो, इस स्कीम के अंतर्गत परचेज़ के ऊपर चुकाए गए टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा। परचेज़ के ऊपर चुकाए गए टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये इसके नुकसान। पढ़ो एक बार पूरा, रेगुलर और कंपोजिशन क्या लिखा है मैंने। बिल्कुल विपरीत है। जो चीज़ रेगुलर में कर सकते हो वो कंपोजिशन में नहीं कर सकते। तो ये आप मान लो, जो रेगुलर के फ़ायदे हैं वो कंपोजिशन के नुकसान हैं। छोटे व्यापारियों के लिए एक लाइन और लिख लो, यह स्कीम, नुकसान में लिख लो, यह स्कीम सिर्फ छोटे व्यापारियों के लिए ही लाभदायक है। यह स्कीम सिर्फ छोटे व्यापारियों के लिए ही लाभदायक है। यह स्कीम सिर्फ छोटे व्यापारियों के लिए ही लाभदायक है। भारत सरकार का मानना है 1.5 करोड़ छोटे व्यापारियों के ही होते हैं। सब खुदरा व्यापारी हैं। तो मंडी में तो जीएसटी होता ही नहीं है ना, फल सब्जियों पे जीएसटी नहीं है। हो कितना ही हो, फल सब्जियों पे है नहीं।
कुछ चीज़ों पर इन्होंने जीएसटी माफ़ किया हुआ है, भले ही आपका टर्न गेहूँ पे भी जीएसटी नहीं है, भले ही आपका सेल कितना ही हो, 10 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ ही क्यों ना हो, जीएसटी नहीं है। फल सब्जियों पे, दूध, छाछ, इस पे जीएसटी नहीं है। हॉस्पिटल में जीएसटी नहीं है। स्कूल जीएसटी नहीं है। किन की इनकम, डॉक्टर की कितनी इनकम हो, जीएसटी नहीं लगता। उन्हें कौन कब लिया तेरे से टैक्स यार, किसने ले लिया? हट, अरे वो उनका खुद का मंडी टैक्स है, वो खुद का ले लेते हैं यार। हाँ, भारत सरकार को नहीं देते, वो नालायक हैं। हाँ, वो मंडी टैक्स अलग है, जीएसटी नहीं है, हैं? पर्सनल टैक्स है वो, मंडी टैक्स। फिर वो ये और कह देते हैं लेना तो लेने जा, हैं? टैक्स लगा दिया? टैक्स नहीं होगा यार। हाँ, वो लोगों ने तो क्या है, एक यूनियन, वो मंडी में क्या है, इन्होंने यूनियन बना रखी है। उस यूनियन में इन्होंने सबने ये बांट रखा है कि भैया इतना इतना कलेक्ट करो कस्टमर से, हाँ, और वो जो है यूनियन में जमा कराओ, तब उस मंडी का ध्यान रखा जाएगा। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ का पानी है, साफ़ सफाई है, ये पैसा कहाँ से आएगा, वो है ये। हाँ, बड़ी में छोटी, अब आप 10 रुपये का धनिया लेने जाओ, आपसे नहीं लेंगे, लेकिन वही धनिया आप जो है कार्टून में लेने जाते हो, बक्से में लेने जाते हो, तो फिर। और हिंदुस्तान में तो धनिया ऐसे ही ले लेते हैं, फ्री में ही आता है धनिया। तो धनिया एक ऐसी चीज़ है जो फ्री में ही मिलता है। हाँ, मतलब कुछ लेना पड़ता है साथ में, वो मेरे को पता है। वो तो भाई, वो तो टमाटर मिर्ची के साथ आएगा, हैं? नहीं, फ्री तो खैर आजकल हवा भी नहीं है। पढ़ लिया? अरे कहाँ पढ़ लिया, ज़बरदस्ती पढ़ लिया। हैं? जीएसटी फ़ायदा ऐसे है ना कि 3-3 महीने में चला जाता है टैक्स, हर महीने टैक्स नहीं जमा कराना। हाँ, रजिस्ट्रेशन में यस करते हैं ना, अगर आपको कंपोजिशन में आना है तो यस करो, नहीं आना है तो नो रहने दो। हाँ, मैं कर लिया तो सभी रजिस्ट्रेशन उसी में ही होंगे, बिल्कुल। पढ़ा? मान लो ए ने माल बेचा बी को, बी ने माल बेचा सी को, और सी ने माल बेचा डी को। अरे यार, मैं रेट्स भी लिखवा देता हूँ, जीएसटी कंपोजिशन में। इस एग्जाम्पल से पहले आप लिखिए जीएसटी रेट्स, जीएसटी रेट्स।
यहाँ रेट्स प्रोडक्ट वाइज है, कुछ पर ये लिखवाए भी था, कुछ पर 0 है, कुछ पर 5 है, कुछ प्रोडक्ट पर 12 है, कुछ प्रोडक्ट पर 18 है और कुछ प्रोडक्ट पर 28 है। बस यही रेट है जीएसटी के। यानी कि या तो आपको 5 मिलेंगे या 12 मिलेगा या 18 मिलेगा या 28 मिलेगा। और सर्विस पे कितना है? सर्विस पे एक ही रेट है 18%। कंपोजिशन स्कीम में जो जीएसटी की रेट्स हैं वो अलग अलग है। कंपोजिशन स्कीम में जो जीएसटी की रेट है वो 1% है, 5% है और 6% है। 1% है, 5% है और 6% है। प्रोडक्ट वाइज नहीं लगती है। 1% जो है वो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर देंगे। ट्रेडर समझते हो? ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में क्या फ़र्क है? मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? जो प्रोडक्ट को बनाता है और बना के आगे होलसेलर और रिटेलर को जाता है। वो होलसेलर रिटेलर कौन कहलाते हैं? ट्रेडर। होलसेलर रिटेलर कहलाएंगे ट्रेडर और जो प्रोडक्ट को बनाएगा वो है मैन्युफैक्चरर। 5% है रेस्टोरेंट वाले, रेस्टोरेंट। 6% अपन बाद में डिस्कस करेंगे, मिलेगा भी नहीं यहाँ। ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट। अट्ठाईस % बहुत कुछ प्रोडक्ट पे है, जैसे कि आपका लैपटॉप, इलेक्ट्रिक आइटम्स मोस्टली 28 पर ही है। टाइल सैनिटरी ये आप लेने जाते हैं तो 18 है। टाइल सैनिटरी समझते हैं क्या? ये टाइल्स हो गई, सैनिटरी क्या हो गई? हाँ, बाथरूम के जो होता है, ठीक है, टप वप और ये सारा सब कुछ। इस पे 18 है। फर्नीचर पर 12 है, समझ रहे हो? कपड़ों पर 5 भी है, 12 भी है। महंगे कपड़े लेने जाओगे तो 12 है, सस्ते कपड़े लेने जाओगे तो 5 है। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी की रेट है। अब मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, अब ध्यान से समझना है इस एग्जांपल को। जो ए है वो मैं मान लेता हूँ रेगुलर स्कीम में है। कौन सी स्कीम में है? रेगुलर स्कीम में। जो बी है वो कंपोजिशन में है। बी किस में है? कंपोजिशन में, ठीक है। जो सी है वो रेगुलर में, और जो डी है वो भी रेगुलर स्कीम में। यानी इन्होंने जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया उस वक्त या तो आप रेगुलर में आते हो या आप कंपोजिशन में आते हो। दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। तो ए ने सेलेक्ट किया रेगुलर, बी ने सेलेक्ट किया कंपोजिशन, सी ने रेगुलर और डी ने भी रेगुलर। ठीक है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। जो ए है इसने माल बेचा 10 लाख का, बी ने सी को माल बेचा 5 लाख का और सी ने डी को माल बेचा 3 लाख का। ठीक है यहाँ तक? ओके। जीएसटी की जो रेट है, जो भी ये माल बेच रहे हैं, ए बी को, बी सी को, सी डी को, तो इन सब पे जो जीएसटी की रेट है वो एक ही है और वो है कितनी? 18%। यानी कि ये लोग जो आपस में माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये ऐसा माल खरीद रहे हैं जिस पे जीएसटी की रेट कितनी है? 18%। ठीक है यहाँ तक? अब ध्यान से समझिए, पहले इनवॉइस बनाना सीखते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने लिखाया फिर मैं उसको लिंक करूँगा। यहाँ पे पहले ए इनवॉइस बनाएगा। ए कौन सी स्कीम में है? रेगुलर वाला जो बिल बनाता है वो बिल होता है टैक्स इनवॉइस। उस बिल को क्या बोलते हैं? टैक्स इनवॉइस। यहाँ सेलर कौन है? माल बेचने वाला कौन है? खरीदने वाला कौन है? कितने रुपए का माल बेचा? अच्छा, ये मैं ले लेता हूँ। जो ए है वो जयपुर में है, जो बी है वो जयपुर राजस्थान में है, जो सी है
वो जयपुर राजस्थान में है, और जो डी है वो दिल्ली में, वो दिल्ली में। तो अब आराम से, माल कहाँ से कहाँ गया है? राजस्थान से राजस्थान में। कल सिखाया था राजस्थान से राजस्थान में क्या लगेगा? CGST और SGST। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ प्लस CGST। अब रेट कितनी है GST की? तो आधा CGST आधा SGST, तो 9 इसका हो गया और 9 इसका हो गया, 90,000 इसका हो गया, 90,000 इसका हो गया, टोटल हो गया 11,80,000 रुपये। अब बात आती है कंपोजिशन वाले की, ये समझना है आपको। मैंने देखो आपको एक लाइन लिखाई है, इसमें नुकसान में कंपोजिशन वाले की एक लाइन लिखाई है कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कस्टमर से GST कलेक्ट नहीं किया जा सकता, लिखा है। यानी कि अगर आप कंपोजिशन में हैं तो आप जिसको माल बेचोगे उससे आप क्या नहीं ले सकते? GST नहीं ले सकते। लेकिन GST तो जमा कराना पड़ेगा बी को, वो अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा, वो अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा। कितना % जमा कराना पड़ेगा? ये मैंने लिखा रखा 1%। और 1% किसका? जितना वो माल बेचेगा उसका। तो कंपोजिशन में याद रहे, कंपोजिशन में एक तो बिल के ऊपर GST नहीं लगता। पता है अब कंपोजिशन वाला कौन सा बिल बनाएगा? चूंकि टैक्स नहीं लगेगा तो यहां बनता है बच्चों बिल ऑफ सप्लाई। क्या बनता है? बिल ऑफ सप्लाई। तो अगर इनवॉइस के ऊपर बिल ऑफ सप्लाई लिख रखा है तो समझ लेना ये बिल कंपोजिशन वाले ने काट के दिया है। और अगर बिल के ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है तो समझ लेना बिल किसने काट के दिया है? रेगुलर स्कीम वाले ने दिया है। तो कंपोजिशन वाला क्या बनाता है? बिल ऑफ सप्लाई बनाता है। क्या बनाता है? बिल ऑफ सप्लाई। यहां तक ठीक है। अब मुझे बताओ, सेलर तो कौन है यहां पर? बी। बायर कौन है? खरीदने वाला कौन है? सी। गुड्स कितने का है? 5 लाख का। GST नहीं लगेगा, यानी ये माल कितने का रहेगा? 5 लाख का ही रहेगा। तो अब सी बी को कितने पैसे देगा? 5 लाख ही देगा। सी बी को कितने पैसे देगा? 5 लाख। आई यहां तक बात समझ में? अब सी पर आओ। सी कौन सी स्कीम में है बच्चों? रेगुलर स्कीम में। रेगुलर वाला कौन सा बिल बनाएगा बताओ? अभी अभी बताया, टैक्स इनवॉइस। सेलर कौन है यहां पर? खरीदने वाला कौन है यहां पर? कितने का माल बेचा? कौन सा GST लगेगा? IGST लगेगा। प्लस IGST कितना %? 18। कितना? 54,000। टोटल बिल कितने का हुआ? 3,54,000। 3,54,000। अब डी ने तो माल बेचा ही नहीं है तो वो बिल बनाएगा नहीं। तो फर्क क्या समझ में आया आपको कल में और आज में? कल हम हर बिल पर क्या लगा रहे थे? GST। लेकिन अगर आप कौन सी स्कीम में हो? कंपोजिशन में हो, तो फिर बिल पर क्या नहीं लगता? GST नहीं लगता। ऐसे बनता है फिर बिल, ऐसे बनता है। जो छोटे व्यापारी बिल बनाते हैं वो GST नहीं लगाते। अगर उन्होंने कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो बिल आपको ऐसे बना के देंगे। अब बात आती है टैक्स कितना जाएगा और कैसे जाएगा। याद करो कल मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखाया था टैक्स का? आउटपुट माइनस इनपुट। क्या लिखाया था? आउटपुट माइनस इनपुट। ये रेगुलर स्कीम वाले का है। किसका है ये फॉर्मूला? रेगुलर स्कीम। तो मैं पहले इस पर आता हूं, इसका मैं आउटपुट माइनस इनपुट कर लेता हूं। कल मैंने आउटपुट और इनपुट का मतलब भी आपको समझाया था। आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब होता है सेल के ऊपर टैक्स, और इनपुट का मतलब क्या था? परचेज के ऊपर टैक्स। कल बताया था सेल के ऊपर टैक्स को क्या बोलते हैं? आउटपुट, और परचेज के ऊपर टैक्स को क्या बोलते हैं? इनपुट। अब आराम से ए की बात कर रहा हूं। ए का आउटपुट क्या है? ए ने सेल किया था बी को, इस पर कितना GST लगा कर दिया? 1,80,000 रुपए। ये ए का क्या बन जाएगा? आउटपुट। ए का इनपुट कितना है? 0, क्योंकि ए ने पीछे माल खरीदा नहीं। तो भारत सरकार को ए कितना पैसा देगा? 1,80,000। ये भारत सरकार को पे कर देगा ए। अब आओ आप बी यानी कि कंपोजिशन स्कीम वाले को। इसको बहुत तगड़ा नुकसान होगा, बहुत जबरदस्त।
सुनना कैसे? अब बी ने जब माल बेचा सी को तो इसने तो जीएसटी कलेक्ट किया ही नहीं, तो आउटपुट की तो बात यहां पर आती ही नहीं है। यहां पर कंपोजिशन स्कीम वाला जो जीएसटी देता है वो सीधे ही 1% देता है। रेस्टोरेंट वाला 5 देता है और रेस्टोरेंट के अलावा जितने भी लोग हैं वो कितना देते हैं? 1% देते हैं। 1% किसका? 1% किसका? 1% जितना माल बेचा उसका, 5 लाख का। कितना? 5 लाख। भाई 5 लाख का ही तो माल बेचा है बी ने, किसको? सी को, है ना? तो 5 लाख का 1% कितना हो गया? अरे यार ये बार बार अटकता है, आज क्यों अटक रहा है? 5 लाख का कितना हो गया ये? 5 लाख का 1% कितना हुआ? 5,000 रुपए। अरे 5,000 हुआ, कितना हुआ? 5,000 रुपए। ठीक है यहां तक? ओके, तो 5,000 रुपए का टैक्स बी अपनी जेब से भरेगा। बी अपनी जेब से 5,000 रुपए का टैक्स किसको देगा? भारत सरकार को। उसने सी से तो लिया ही नहीं। और एक नुकसान और है बी को, क्या? सोचो, बी पीछे 1,80,000 दे के और आ रहा है जिसका उसको फायदा नहीं मिल रहा। तो मैंने एक लाइन और लिखाई है, परचेज के ऊपर, नुकसान में देखो कंपोजिशन के, परचेज के ऊपर चुकाए गए टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा। तो अब कंपोजिशन वाले ने एक तो टैक्स दिया 5,000 रुपए अपनी जेब से और पीछे उसी माल पर कितना टैक्स देकर आ रहा है? 1,80,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बी ने टोटल 1,85,000 रुपए भारत सरकार को दे दिए? एक तरीके से 1,80 तो परचेज के वक्त और 5,000 रुपए माल बेचने पर, तो टोटल कितना टैक्स दे दिया? 1,85,000 रुपए का टैक्स दे दिया। ये है कंपोजिशन। अब आप कहेंगे साला कंपोजिशन का फायदा ही क्या है फिर? तो कंपोजिशन कोई लेता भी नहीं है, कंपोजिशन कोई लेता भी नहीं। मेरे पास खुद के पास 200 सवा 200 क्लाइंट हैं, वो 200 क्लाइंट में से मुश्किल से 5 या 7 लोग ही होंगे जो किस में? कंपोजिशन पे, बाकी सब किस में? रेगुलर स्कीम। हाँ, उसमें से 2-3 रेस्टोरेंट वाले ही हैं, बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्टली रेस्टोरेंट वाले ही होते हैं। मोस्टली कंपोजिशन में कौन होते हैं? रेस्टोरेंट वाले। आ रही बात समझ में? अब सी का बताओ, सी कितना टैक्स देगा? सी कितना देगा टैक्स? नहीं, सी 1% देगा या यहां पर आउटपुट माइनस इनपुट होगा? आउटपुट माइनस इनपुट होगा, क्योंकि सी कौन सी में? रेगुलर में। बिल पर जीएसटी लगाए ना, तो सी कौन सी स्कीम में? रेगुलर में। तो रेगुलर में क्या लगता है? आउटपुट माइनस इनपुट। तो अब मुझे सी का आउटपुट बताओ कितना है? 54,000 रुपए। माल बेचने पर यही तो है। सी का इनपुट बताओ? निल है। सी ने तो टैक्स दिया ही कहां? क्योंकि बी ने बिना जीएसटी लगाए बिल दिया है ना उसको, तो सी ने कहां चुकाया टैक्स? तो जब सी ने टैक्स चुकाया ही नहीं तो इनपुट कहां से आ गया? तो यहां पर सी पूरा का पूरा 54,000 रुपए ही किसको देगा? भारत सरकार को। क्या मैं कह सकता हूं इसमें सी का भी नुकसान हुआ है? हाँ, अगर आप खुद रेगुलर में हो तो आप कंपोजिशन से माल मत खरीदो, क्योंकि कंपोजिशन वाला जीएसटी लगा के नहीं देगा, तो आपने तो फिर इनपुट आपको मिलेगा ही नहीं, पूरा का पूरा टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। आ रही है यहां तक बात समझ में? और डी रेगुलर में है तो डी भी आउटपुट माइनस इनपुट करेगा, तो डी का आउटपुट तो है नहीं क्योंकि माल बेचा नहीं, लेकिन डी का इनपुट है कितना? 54,000, जो उसने किसको दिया था? सी को। ये गणित रहती है जीएसटी में। अब कल अपन ये और 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे। मंडे को जब टैली में एंट्री करेंगे तो इसी का एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं देखने को अब आपको मिलेगा। कब तक परचेज सेल रिसिप्ट पेमेंट करते रहोगे? आगे भी तो बढ़े उससे, ठीक है ना? तो अब जब हम टैली में आएंगे, टैली में यही सब मिलेगा आपको।
तो टैली में अब इनकी एंट्री करनी पड़ेगी। ये मैं बताऊंगा आपको कि आप अगर ए के अकाउंटेंट है तो आप कौन सी स्कीम में है के अकाउंटेंट है, रेगुलर स्कीम के, तो उस हिसाब से एंट्री करोगे। अगर आप बी के अकाउंटेंट हैं तो बी किस में था, कंपोजिशन में, तो फिर आप कंपोजिशन के हिसाब से एंट्री करेंगे। तो मंडे को मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रेगुलर के अकाउंटेंट हैं तो कैसे एंट्री करेंगे, और अगर आप कंपोजिशन के अकाउंटेंट हैं तो कैसे एंट्री करेंगे। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब नोट कर लो एक बार। ये अटक गया है तो मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को। अटक क्या है, ये हटाना ही पड़ेगा। ये आज क्यों अटक रहा है भाई, क्या बात हो गई? हाँ ये